गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश और हिस्ट्री का जो है कुछ वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल साजन क्लासेस पर डाला है और कुछ विद्यार्थी का ये कहना था, कमेंट में भी आया है कि सर जो आप पॉलिटिकल साइंस जिसको कि राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, तो उसी को बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र होगा। ये वीडियो आपको दोनों चीज़ कवर कर देगा। मतलब एक तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, जितना भी ये सवाल आया 10 साल में उसको मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है। मतलब ऑब्जेक्टिव है उसका कुछ डिटेल दे दी है। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए थंबनेल पॉलिटिकल साइंस का है। पहला हमारा जो सवाल है वो लेके आते हैं हम लोग। पहला सवाल है हमारा कि कौन सा इसमें से कौन सा जो है भारत की एक विदेश नीति का मुख्य आधार है। मेन पर्पस क्या है भारत का जो विदेश नीति है, जो बनाया गया विदेश नीति। ठीक है, और सब विदेश का मतलब देश, अपना देश जो भी है उसको छोड़कर जो भी है वो विदेश हो गया। तो और सब देश के साथ उसका किस हिसाब से जो नीति बनाया गया उसका मुख्य आधार पूछ रहा है। तो गुड निरपेक्ष, जैसा कि आपको पता है कि जब भी युद्ध हुआ, महायुद्ध जब भी हुआ है, तो उसमें पहला विश्व युद्ध देख लीजिए या दूसरा विश्व युद्ध देख लीजिए, उसमें भारत जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ है। जैसे अमेरिका एक तरफ है, दूसरी तरफ सोवियत संघ, ठीक है, रूस वाला जो है। तो कभी भी भारत दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं गया, वो हमेशा क्या रहा, एक तरफा रहा, मतलब दोनों में से किसी। लेकिन अगर शांति के रास्ते पर चलेगा भारत तो शांति के लिए दोनों देश के साथ है। ठीक है, तो भारत का एक गुड निरपेक्षता जो है क्या है, नीति बनाया गया है, जिसको कि लेकर भारत शुरू से ही चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, गुड निरपेक्षता। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हम लोग डिटेल जान लेते हैं विदेश नीति के बारे में। तो भारत की विदेश नीति का कुछ और सिद्धांत क्या वो देख लेते हैं। एक पंचशील सिद्धांत था जो कि भारत और चाइना के बीच किया गया था। ठीक है ना, भारत और चीन, पंचशील का जो सिद्धांत हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। लेकिन इसको भी चीन नहीं मानता है। ठीक है, आपको पता ही है कि चीन जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी शर्त को, वो तो मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, कोई भी उसके साथ अगर हस्ताक्षर होता है तो सबके साथ है, लेकिन वो जो किसी चीज़ को मानने वाला नहीं है। ठीक है, वो हड़प नीति को ही आगे बढ़ाया। और अब भी देख लीजिए, अभी भी पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को या भारत का एक कुछ भाग को क्या किया, अभी भी हड़प के रखा है। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज़ को मानता नहीं है। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय हित का संरक्षण। भारत का विदेश नीति में ये भी शामिल है कि भारत जो है हित के लिए, राष्ट्रीय अपने हित के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब अपना देश के बचाव के लिए, अपना देश के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा विश्व शांति की प्राप्ति। मैंने पहले ही कहा कि भारत जब भी विश्व युद्ध होगा, आखिर तीसरा विश्व युद्ध अगर मतलब होने का चांस है, तो भारत जो है कभी भी किसी भी देश के साथ नहीं रहेगा। अगर दो गुट भी बनता है तो भारत दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर शांति के बात में जाएगा तो शांति जो है दोनों मतलब देश को लेकर एक शांति बैठक होगा तो उसमें भारत साथ जरूर देगा। ठीक है, इसलिए शांति की प्राप्ति के लिए भारत जो है सबके साथ है। तो ये हो गया आपका विदेश नीति का कुछ और खास बात। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्या है, इस तरह से जो है सवाल आएगा आपको, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो रहा है, इसके बारे में कुछ मतलब एक्स्ट्रा जानकारी भी हो गया। और एक्स्ट्रा जानकारी से भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद है तो हो सकता है सब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाए। देख लीजिए इस सवाल से, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। कौन सा ऐसा टाइम था, कौन सा ऐसा ईस्वी है, तो 1962 में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, यही एक ऐसा समय था जिसमें कि चीन ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और आपको पता होगा भारत कभी भी किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। ठीक है, अगर कोई किया भी है तो उसको भारत छोड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का हाल आप देख ही रहे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं हम। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेकर अगर हम आते हैं तो देख रहे हैं इसमें क्या क्या है। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर अचानक हमला कर दिया था। ठीक है, मतलब अचानक मतलब क्या होता है बताया नहीं है, मतलब अचानक से हमला कर दिया। ठीक, इस हमले के बाद भारत चीन में युद्ध शुरू हो गया। दोनों देश में क्या हो गया, एक तरह से युद्ध हो गया और युद्ध बहुत अच्छा चला था, बहुत लंबा चला था। ठीक है, यह युद्ध 21 नवंबर 1962 को चीन की ओर से युद्ध विराम की घोषणा, ठीक है, के साथ खत्म हुआ। चाइना ने क्या किया, 21 नवंबर 1962 को यह घोषणा किया कि युद्ध को मतलब युद्ध को क्या किया जाए, विराम किया जाए, रोका जाए। और उसके बाद क्या हुआ, युद्ध को रोका गया। और ये तो हो गया आपको चाइना और भारत को लेकर। आपको याद रखना डेट, 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध प्रारंभ हुआ था, मतलब अचानक से युद्ध किया। और 21 नवंबर 1962 को क्या हुआ, युद्ध को समाप्त भी कर दिया गया था। इसी में जो है कुछ मतलब जमीन को भारत से क्या किया था, हड़प लिया था। और धीरे धीरे अभी तक मतलब उस कब्जा वाला जमीन पर जो अभी तक अपना अधिकार जमा ही रहा है। ठीक है,
उसी तरह से लद्दाख में वो चाहता है चाइना वाला कि वो उसमें भी कुछ ऐसा जगह उसको हम हड़प ले, ठीक है। कैलाश पर्वत भी जो वो हमारा ही हिस्सा था, जो कि अभी चाइना के हाथ में है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, वो देख लीजिए कि भारत और चाइना के बीच जो है कई बार युद्ध हो चुका है, ये भी आपको पता होगा। जिसमें कि सबसे पहला बार जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच 1965 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, भारत और चाइना, सॉरी भारत और पाकिस्तान, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा अगर मिस्टेक होता है, कि आपको पता है कि नया नया यूट्यूब चैनल पे है, तो कुछ अगर गलती भी हो जाता है तो थोड़ा सा आपको मैनेज कर लेना है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। तो पहला बार क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कई बार युद्ध हुआ, तो पहला बार जो 1965 को युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 5 अगस्त 1965। ये डेट आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान में जो पहली बार युद्ध कब हुआ, 5 अगस्त 1965 को युद्ध शुरू हुआ था और 23 सितंबर 1965 को ये खत्म हो गया, ठीक है। मतलब लंबा नहीं चला लेकिन फिर भी चला। भारत पाकिस्तान का सबसे पहला युद्ध का टाइम है ये 1965, भारत पाकिस्तान का युद्ध, ठीक। इस युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का एक नाम भी दिया गया कि कश्मीर का दूसरा युद्ध, ठीक है, क्योंकि कश्मीर के लिए इसमें लड़ाई हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ये मतलब पाकिस्तान चाह रहा था कि हम अपने में मिला ले और भारत चाह रहा था कि हम अपने हिस्से में मिला ले, ठीक है। कश्मीर आपको पता है कि उस समय एक स्वतंत्र एक तरह से राष्ट्र या राज्य बोला जाएगा। वो कश्मीर के निवासी पर या कश्मीर के राजा पर इस बात को छोड़ दिया गया था कि वो किसके साथ जाना चाहता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से वो अंतिम में वो क्या हुआ, भारत के साथ ही आ गया था। जिस समय वो हरि सिंह शायद राजा था कश्मीर का, उसी समय की बात है। उसका दूसरा युद्ध आता है भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में। टाइम भी याद रखना, पहला 1965, दूसरा 1971, 3 दिसंबर 1971 को, ठीक है, फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ था, पाकिस्तानी वायुसेना जो एयरफोर्स है, पाकिस्तानी का जो एयरफोर्स है, उन्होंने अचानक से भारतीय हवाई अड्डों पर क्या किया, हमला कर दिया। अब देख लीजिए ये भी क्या है, एक तरह से अचानक हमला ही है। और पता है जब आपको अचानक हमला होता है तो कोई भी तैयार नहीं रहता, और अचानक हमला होता है थोड़ा सा ज़्यादा क्षति होती है। जैसे पाकिस्तान चाइना भी अचानक हमला कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान का युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया, ठीक है। आधिकारिक तौर पर क्या हो गया, शुरू हो गया, मतलब पहला तो 1965 में हुआ, ठीक है। उसमें कुछ आराम से इलाज भी हो गया उसका, और इस हद तक इलाज हुआ था कि बहुत लाहौर का मतलब बहुत सारा हिस्सा भी अपने कब्जा में कर लिया था। बहुत सारा सैनिक को भी अपने क्या बोलते हैं बंदी बना लिया था। फिर उसके बाद समझौता हुआ, बैठक हुई, फिर उसको छोड़ना पड़ा। फिर 1971 में भी वायुसेना द्वारा हमला किया गया, और फिर उसमें भी अपना फिर मुंह का इलाज हुआ उसका, फिर से अच्छा से इलाज किया गया। आधिकारिक तौर पर मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो वायुसेना है, जल सेना, जो भी क्या बोलते हैं देश का जो प्रधान होता है सेना का, उसके द्वारा ये युद्ध को घोषणा किया गया कि अब युद्ध होगा, ठीक है। दोनों देश के मतलब दोनों देश का जो मेन अधिकारी होता है वो जो क्या कर दिया कि अब युद्ध की घोषणा की युद्ध होगा दोनों देश में। फिर उसके बाद कुछ दिन युद्ध चला, उसके बाद भी इसका युद्ध का क्या हो गया, विराम हो गया। लास्ट में जो है 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति को लेकर पहला संघर्ष या टकराव साल 1947 में हुआ था। अच्छा, भारत में जो है जब ये देख लीजिए, ये जो हुआ था जिसमें भारत और पाकिस्तान जो है 1965 में जब ये मतलब ये युद्ध हुआ, 5 अगस्त 1965 को जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय में जो क्या बोलते हैं इसको, कश्मीर के लिए भी युद्ध हुआ था। और 1947 में जो है यहाँ क्या बोला गया, पहला संघर्ष कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए पहला संघर्ष, मतलब जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग था, ठीक है। अभी भी आपको पता है कि वो केंद्र शासित राज्य, उस पर डायरेक्ट केंद्र के द्वारा शासन होता है। तो जम्मू के लिए यहाँ 1965 में, और जम्मू कश्मीर के लिए पहला बार, दोनों जो केंद्र शासित राज्य है उसके लिए जो पहली बार जो है 1947 में जो क्या हुआ, आक्रमण किया था पाकिस्तान। और इस युद्ध का ये युद्ध जो है जम्मू कश्मीर के लिए पहला युद्ध था, जो कि पाकिस्तान अपने में मिला लेना चाहता था, ठीक है। उसके लास्ट में 1971, जिसको कारगिल युद्ध भी बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है क्या बोलते हैं, सीमित युद्ध, सीमा युद्ध भी हुआ था। इसको कारगिल का युद्ध भी बोलते हैं। 1999 में जो हुआ था लास्ट में कारगिल का युद्ध, ये भी मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत दिनों तक चला था। इसमें भारत का भी बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था, और पाकिस्तान का भी फिर से बहुत ज़्यादा जमीन को कब्जा कर लिया था, और सेना को फिर से बंदी बनाया गया था। फिर से समझौता हुआ, फिर उसको क्या किया, रिलीज कर दिया गया था। मतलब बार बार युद्ध हुआ, और जितना बार भी पाकिस्तान भारत से युद्ध किया है उतना बार हारा है, ठीक है। और फिर भविष्य में भी जितना बार कर ले फिर उतना बार उसको इलाज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी बात जो है बात नहीं मानने वाला ये, ठीक है। फिर आने वाला टाइम में फिर से हमला होगा एक बार। लोकसभा में अनुसूचित
जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मतलब हो गया रिजर्व सीट लोकसभा में कितना है? तो 47 जो है, ठीक है, 47 सीट जो है ये आरक्षित रखा गया लोकसभा में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कुल जो है सीट कितना है? 131 सीट है टोटल, ठीक है। लोकसभा में कितना सीट है टोटल? 131 सीट है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर है। अनुसूचित जाति में 84 सीट है और अनुसूचित जनजाति में 47 सीट खाते में क्या आरक्षित रखा गया है। सदन के कुल सदस्य की संख्या के 10% जो भाग होता है ना, यानी बैठक में कामकाज खातिर कम से कम जो है 10% सदस्य लोग के मौजूद होने का जो है, यहाँ देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लिए टाइपिंग में गड़बड़ी है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। वो एक तरह से लगता है भोजपुरी में लिखा गया, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो मतलब ये क्या कहा गया है कि सदन में जो है जितना टोटल सीट है ना 133 सीट है, तो टोटल 133 सीट का जो 10% सीट होना चाहिए किसका आरक्षण में? किसका? अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। तो आपको याद रखना है टोटल 47 सीट किसको रखा गया? अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? मतलब संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया। तो ये सवाल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाला सवाल है, ठीक है। आपको ये सवाल याद ही कर लेना है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243। आर्टिकल 243 जो है इसमें क्या किया गया है कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। मतलब पंचायत में भी जो भी नियम कानून चलेगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा, कि मुखिया होगा, सरपंच होगा, जो भी होता है उसमें अनुच्छेद कितना है? 243 इसके दिया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। क्या है इसका डिटेल? कि भारतीय संविधान के भाग, याद रखना आपको, भाग 9, भाग कितना है? 9। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। मतलब संविधान में जो नियम कानून है उसी हिसाब से जो है ना पंचायत में नियम कानून लागू होगा और उस आधार पर गांव का जो है क्या चलेगा, क्या बोल देखते हैं, शासन किया जाएगा। गांव में जो भी होगा, मान लीजिए सरपंच होगा या मुखिया होगा या उसके बाद क्या पंचायत सचिव होगा, सबका नियम कानून है, ठीक है। अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता है, सब में नियम कानून, उसी नियम के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। साल 1992 में संसद द्वारा पारित 73वें संविधान अधिनियम के जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना है कि कौन से संविधान संशोधन में जो है, कौन से संविधान संशोधन में पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कौन सा वो संशोधन है? 73वें संविधान संशोधन। साल कौन सा था? 1992 में। साल याद रखना 1992 और संशोधन था 73वें संविधान संशोधन में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इस अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले जो था, इससे पहले कितना था? 10 ही अनुसूची था। पहले सबसे पहले तो 8 था, ठीक है ना। उसके बाद फिर 9 किया गया, फिर 10 किया गया, फिर उसके बाद जब ये 73वां संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद ये 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। पंचायती को जो है संविधान का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से जुड़ी शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां बताई गई थी। तो ये 11वीं आपको याद रखना। अगर सूची पूछ दे कौन सी सूची में जो है पंचायती राज मतलब पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है वो अनुसूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची है, जिसके तहत जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और साल याद रख लेना कौन सा साल था? 1992। और कौन सा संविधान संशोधन है? 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 सवाल आपका कवर हो रहा है। भाग कौन सा है? 9वां भाग था, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ठीक है, ये देखिए दर्रा से भी, ये दर्रा लिखा हुआ, बहुत सारा ऐसा भी दर्रा है जो हम आगे बताएंगे। तो नाथुला दर्रा जो भारत को अन्य किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है ये हमें बताना है। कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, चीन जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है चीन के साथ जो है जोड़ता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताने जा रहे हैं, उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर लेके रखे हैं। तो सबसे पहले हो गया नाथुला दर्रा, इसमें भारत को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, ठीक है। भारत, और ऐसे पूछा जाता है सवाल में डायरेक्ट कि नाथुला दर्रा जो है भारत के और किस पड़ोसी देश के साथ मिलता है, या ऐसे ही पूछ देगा नाथुला दर्रा कौन दो देश, मतलब कौन ऐसा देश है पड़ोसी देश, या डायरेक्ट पूछ देगा कि नाथुला दर्रा जो दो देश को जोड़ता है वो कौन सा देश है। तो भारत और चाइना को नाथुला दर्रा क्या करता है? जोड़ता है। और कुछ अन्य दर्रा जो इंपॉर्टेंट में वो देख लेते हैं हम।
जो जिला दर्रा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ भी देता है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। यह दर्रा जम्मू और कश्मीर की जास्कर रेंज में है। श्रीनगर से लेह तक का यह श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। पूछ देगा आपको कि जो जिला दर्रा जो है ना किस राज्य में है, ये पूछ देता है कि जो जिला दर्रा जो है किस राज्य से होकर गुजरता है, तो जम्मू कश्मीर आपको याद रख लेना है इसमें, ठीक है ना, नाम से भी रखना, जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर। उसके बाद पूछ देता है बनिहाल, क्या लिखा है, बनिहाल दर्रा। यह दर्रा पीर पंजाल, क्या लिखा है, पीर पंजाल रेंज मतलब होता है पहाड़, ठीक है, श्रृंखला। यह दर्रा जो है पीर पंजाल रेंज पर स्थित है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण के मैदानी इलाकों से जोड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बनिहाल दर्रा जो, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर घाटी को जोड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर। ये दोनों बहुत बार पूछा है और खास करके कंपटीशन वाला एग्जाम में ना ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बनिहाल दर्रा, जो जिला दर्रा, दोनों जम्मू कश्मीर में, याद कर लीजिए आप। उसके देखो काराकोरम है। यह दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में है। यह दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य और चीन, ये दोनों के लिए सिंजियांग प्रदेश के बीच स्थित है। ये भी देखिए, ये दोनों नाथुला दर्रा हो गया और उसके बाद काराकोरम दर्रा हो गया। ये दोनों दर्रा जो है भारत और चाइना को क्या करता है, जोड़ता है। ये हो गया आपको तिब्बत वाला क्षेत्र को जोड़ता है, और ये वाला जो है कौन सा जगह को, ये क्या लिखा है, सिजियांग प्रदेश, ये चाइना का प्रदेश हो गया सिजियांग, और भारत का जम्मू कश्मीर हो गया। तो आपका ये दोनों याद रखना है कि नाथुला और काराकोरम हो गया आपका भारत और चाइना, दो हमारे देश से इसमें जुड़ता है। और इसका जो जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये आपको इसमें याद रख लेना है। आते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। 20 सूत्री जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर बी जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब जो भी खाद्य पदार्थ उपजेगा उसमें मतलब वो किसी भी देश से हम लोग नहीं लेंगे। आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है कि अपना देश में इतना ज्यादा पैदावार हो जाए जिससे कि हमको किसी भी दूसरे देश पर क्या आश्रित नहीं होना पड़े। कभी कभी क्या होता है, युद्ध हो गया या कोई महामारी आ गया या बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, जिसमें कि उस समय जो खाद्यान्न का जो है बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है, तो वो किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। हो सकता है वो महंगा कोई भी वस्तु को महंगा कर दे। तो इसीलिए जो है भारत में क्या हुआ, 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। इसका उद्देश्य था कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। मतलब हम लोग से कोई जाके राशन ले, हम लोग किसी भी देश पर डिपेंड नहीं। जैसे हम लोग का अभी देख लीजिए चावल गेहूं, हम लोग के इसमें भंडार है, अभी भी राशन फ्री भी मिलता है, उसका भी पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो देखते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है TPP 86 इसका एक तरह से नाम है, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की गरीब और वंचित आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है। मतलब जो भी गरीब तबका का लोग है, ठीक है, कम से कम उसको जो है राशन सही मात्रा में मिल सके, ताकि उसको सही मात्रा में जो पोषण मिलेगा तो वो जो है कम से कम क्या करेगा, अपना पारिवारिक जीवन को जी सकता है और अपने आने वाला भविष्य को जो अच्छा से सजो सकता है, ठीक है। कुछ पैसा भी बचेगा तो आगे कुछ भविष्य में वो लगा सकता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम का मुख्य और कुछ उद्देश्य वो देख लेते हैं हम लोग। मुख्य उद्देश्य क्या है, आय में सतत वृद्धि के लिए विविध और लाभकारी स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना। ये जो दूसरा हो गया कि आय में सतत वृद्धि मतलब लगातार, मान लीजिए अगर उसको कुछ राशन मिल रहा है, ठीक है, अपने देश में ही उसको कम पैसे में राशन मिल रहा है, तो उसका क्या होगा, कुछ जो खर्चा होने वाला था राशन पर, खाद्यान्न पर, वो क्या होगा, उसको जो वो पैसा बचेगा उसमें मतलब वृद्धि होगी। और विविध और लाभकारी स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार करना है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होना। मतलब खुद से पहले होता था ना, हथकरघा टाइप का होता था, घर में ही चरखा चलाना है या घर में ही कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि अपना देश में सब घर अगर रोजगार हो जाएगा तो आपको पता है कि फिर कहीं किसी को बाहर जाना नहीं पड़ेगा और स्वदेशी सब कुछ रहेगा, तो बहुत कम में अपना हर एक फैसिलिटी को पूरा कर सकता है। जबकि आज देख रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए हमको विदेशों पर टिका रहना पड़ता है। जैसे अभी यूक्रेन हो गया और रूस में लड़ाई हो रहा है, तो अभी देख लीजिए सरसों का जो तेल जो भी आता है उसका कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया। इसका क्या कारण है कि हम लोग के देश में वो पैदावार नहीं होता है, तो दूसरे देश पर हम लोग आश्रित है, तो उसका अगर रेट बढ़ता है तो हम लोग के देश में उसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जो कि अभी पड़ भी रहा है। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि गरीबी को कम करना। इसका क्या उद्देश्य था 20 सूत्री कार्यक्रम का, पहला उद्देश्य था कि आय में वृद्धि हो जाएगा, उसके बाद उसका जो भी रोजगार है खुद का रोजगार आदमी करे। उसके बाद था क्या कि गरीबी को कम करे, मतलब जो भी ज्यादा आपको पता है कि भारत देश गरीबों का देश है, ठीक है, तो गरीबी कम हो जाए। कौन सा आयोजन मतलब कार्यक्रम था ये, 20 सूत्री कार्यक्रम से गरीबी कम करने के लिए भी कुछ उपाय दिए गए थे। उसके बाद है कुछ कार्यक्रम में शामिल कुछ प्रमुख योजनाएं भी थी।
और 20 सूत्री कार्यक्रम में कुछ योजना भी चलाया गया था। वो योजना कौन सा है कि गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये जो है आपको मेन पॉइंट सब है। ये हो गया रोजगार सृजन मतलब रोजगार को पैदा करना, शिक्षा बढ़ाना, स्वास्थ्य बढ़ाना मतलब स्वास्थ्य का जो भी चीज़ है, जैसे मान लो अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी वो काम करेगा। अगर मान लीजिए घर में कोई अस्वस्थ, तो उसके पीछे कितना खर्चा होता है वो तो आपको पता ही है। अगर खर्चा हो रहा तो उसका काम भी रुक रहा है, जिस कारण से फैमिली पर क्या पड़ता है और एक तरह से लोड पड़ते जाता है। तो अगर स्वास्थ्य उसका ठीक है, स्वास्थ्य अगर ठीक है, फैमिली में बहुत अच्छा रहेगा। आवास मतलब अच्छा से उसको घर मिल सके, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, ये सब की जो है सुविधा देने का एक योजना भी चलाया गया था। किस कार्यक्रम में? 20 सूत्री कार्यक्रम में। 20 सूत्री कार्यक्रम को पहली बार 1982 में, पहली बार कब? 1982 में पुनर्गठित किया गया था और फिर 1986 में दूसरी बार यह कार्यक्रम अभी भी परिचालन में। मतलब पहली बार 1982 में इसको फिर से गठित, मतलब एक बार मान लीजिए कि इसको क्या किया होगा, 20 सूत्री कार्यक्रम को चलाया होगा, लेकिन उतना अच्छा से सफल नहीं रहा, तो फिर से दोबारा इसको लाया गया, 1982 में पुनर्गठित किया गया, फिर से इसको चलाया गया। उसके बाद तीसरी बार जो है फिर से इसको 1986 में इसको चलाया गया, मतलब इसको बार बार चलाया गया, जिससे कि कुछ ना कुछ मतलब अगर देखा जाए कुछ ना कुछ हद तक जो इसमें सुधार आया है 20 सूत्री कार्यक्रम से। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना। अगर पूछ भी दे कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है तो उसके बारे में इतना डिटेल आपको लिख देना। उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। ठीक है, वास्तव में जो है कार्यपालिका, कार्य मतलब क्या होता है, जो भी मेन काम हो गया, ठीक है, उसका शक्ति जो है किसके हाथ में होता है, तो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक मंत्रिमंडल गठित किया जाता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल गठित करता है और हर एक को काम दिया जाता है कि आपको ये काम करना, हर एक क्षेत्र के लिए। शिक्षा विभाग का अलग काम होता है, उसके बाद आपको हो गया क्या बोलते हैं, शिक्षा विभाग का अलग काम हो गया, स्वास्थ्य विभाग का अलग काम हो गया, इस तरह सबका अलग अलग काम बटा हुआ रहता है। तो मेन जो वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं हम लोग कि क्या क्या है इसका डिटेल थोड़ा सा। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद मतलब मंत्री का गठन मतलब किया जाता है, अलग अलग मंत्री होता है हर एक क्षेत्र का। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 74(1) में एक के मुताबिक जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देती है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, ये क्या करता है, कभी कभी राष्ट्रपति को भी सलाह देता है कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, और कभी कभी सहायता भी देता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के कार्यों में इसी सलाह का पालन होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो मंत्रिपरिषद जो है ये किसके प्रति जवाबदेही होता है, लोकसभा का प्रति। क्या है कि जितना भी मंत्रिपरिषद बना है किसके, ये जो किसकी अध्यक्षता में बना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना, तो प्रधानमंत्री जो बोलेगा मंत्रिपरिषद को तो वही करेगा, और ये लोकसभा का प्रति क्या होता है, ये लोकसभा का प्रति जवाबदेही होता है। और राज्यसभा का कौन होता है, जो आपको विपक्ष वाला है वो राज्यसभा में होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना। और शायद एक बात आपको याद रखना, ये सवाल कभी कभी पूछा है कि राज्यसभा का जो है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ये भी कभी कभी पूछता है, आपको याद रखना कि राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बाकी सबका तो 5 होता है, लेकिन राज्यसभा में कितना होता है, 6 वर्ष। नेक्स्ट सवाल हमारा, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, इसमें जो है पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा होगा प्रमुख। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट है। ठीक है, इसको आपको देख लेना कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, वो प्रमुख ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया कि मैकमोहन रेखा जो है कहाँ है। ठीक है, अगर तो आपको पूछ देगा कौन 2 देश को जोड़ता है तो वो अलग सवाल है। ये पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद ही कर लेना। मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है हमारा ना, उससे होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं हम लोग, और जो एक्स्ट्रा है मैकमोहन रेखा, यह रेखा भारत और चाइना के बीच है। आपको याद रखना है, बार बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि मैकमोहन रेखा जो है कौन 2 देश को जोड़ती है, तो भारत और चाइना के बीच है। ठीक है, इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। ये जो मैकमोहन रेखा की नाम क्या था उसका, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश शासित भारत सरकार के विदेश सचिव थे। ठीक है, ये कौन था, भारत सरकार का विदेश सचिव, जिसको बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको, विदेश सचिव को आपको बोला जाएगा फॉरेन मिनिस्टर शायद। ठीक है, शिमला समझौता के तहत साल 1914 में
इस रेखा को तय किया गया था। साल कौन सा था? 1914 में इस रेखा को तय किया गया था। और आपको मैंने पहले ही बताया कि किसी भी चीज को जो है चाइना मानने वाला नहीं है। तो जिस समय में मैकमोहन रेखा जो खींचा गया था एक अनुमान लगा के, ठीक है, तो उस समय वो मान लिया गया था यहाँ तक भारत का सीमा रहेगा और यहाँ तक चाइना का सीमा रहेगा, चीन का सीमा रहेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो सरकार है वो देखिए इसके पीछे क्या तर्क दिया है कि हो सकता है जिसमें मैकमोहन रेखा खींची गई है या मतलब बताई गई है कि यहाँ से यहाँ तक भारत का जमीन है और यहाँ से यहाँ तक चाइना का जमीन है, उस समय जो है चाइना का सरकार कमजोर होगा, निरंकुश होगा, इसलिए वो मान लिया डर से, ठीक है। तो हम लोग अभी अपने पावर पर हैं, हम लोग जो है निरंकुश नहीं है, हम लोग में पावर है कि हम लोग अपना जमीन को क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो भारत और चाइना के बीच जो ये मैकमोहन रेखा है जो दिया गया है, चाइना इसको अभी वर्तमान में मानने के लिए तैयार नहीं है। वो भी क्या उसको करना और आगे जमीन भी हड़पना चाहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रेड क्लिफ लाइन जो है वो कौन सा दो देश के बीच है, तो आपको ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन हो गया आपको भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन हो गया आपको भारत और चाइना, और उसके बाद रेड क्लिफ हो गया आपको भारत और पाकिस्तान। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसे खींचा था। भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947, डेट याद रख लीजिएगा तो अच्छा बात है। 17 अगस्त 1947 को इसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के रूप में घोषित किया गया था। 1971 में बांग्लादेश, अच्छा 1900 भारत का जो अलग अगर देश बना था, भारत को टूटकर बांग्लादेश बना था, कब बना था ये सवाल भी आता है कि भारत देश का जो है क्या बोले, भारत देश कब बना था, तो 1971 में बना। तो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा भी बन गई है, ठीक है। पहले तो भारत पाकिस्तान में था, ठीक है ना, और इसी रेखा को भारत और बांग्लादेश भी शायद मानता है, ठीक है। तो 1971 में जब आज़ाद हुआ बांग्लादेश तो ये भी उसी रेखा को मानने लगा। उसके लास्ट में एक डुरंड रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये तीन आपको याद होना ही चाहिए। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, डुरंड रेखा जो किस दो देशों के बीच है, ये हो गया आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। यह सीमा 2440, कितना सीमा रेखा के मतलब कितना सीमा इसको मतलब अधिकृत करती है, 2640 मतलब 2640 किलोमीटर की लंबी रेखा, ठीक है। डुरंड रेखा को लेकर कुछ अन्य भी खास बात है, वो जानने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। जो टाइपिंग करता है उसको कुछ खास बात लिखने का थोड़ा सा ज़्यादा आदत है, ठीक है। तो ये सब उसको माइनर बात है, उसको हटा के चलिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद आते हैं हम लोग भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आगे हम बताएंगे, इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपको देख ही लेना। तो भारत का कौन सा ऐसा भाग है जिससे कि संविधान की आत्मा कहा जाता है, वो प्रस्तावना है, ठीक है ना। प्रस्तावना को क्या कहा गया है कि भारत का संविधान की वो आत्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को संविधान की आत्मा कहा गया। अच्छा, वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, ये भी आपको याद ही रख लेना, ठीक है। अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 22 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब जो अम्बेडकर साहब है, जो भारत का संविधान को जाना है, लिखा है, वो जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान का हृदय भी कहा है, ठीक है ना। याद रखना आपको कि भारत का जो संविधान का हृदय है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसे कि भारत का संविधान का हृदय कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है, वो कौन सा अनुच्छेद 32 है। और कौन कहा था ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था, ठीक है। और भारत के संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है, कौन से भाग को, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2-3 वो ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर हो रहा है कि भारतीय संविधान का जो हृदय है वो भारत के अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 32 में आता है। और ये कौन कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था। उसके भारत का जो संविधान को आत्मा कहा गया है, भारत के किस भाग को कहा गया, संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना वाला जो भाग है उसको क्या कहा गया, भारत का आत्मा का मतलब भारत के संविधान का आत्मा कहा गया। उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा, और इसमें कुछ खास बात है वो भी देख लेते हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों का लाभ लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार भी देता है। ये जो आपको देख रहे हैं अनुच्छेद 32, ये जो दिया गया है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब क्या है, आर्टिकल है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अगर कोई भी मौलिक अधिकार दिया गया है,
कोई भी अधिकार है उसको उसके संरक्षण के लिए मतलब उसके बचाव के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जाने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद लेकर जाएगा? अनुच्छेद 32 को लेकर जाएगा। अगर उसको ऐसा लगेगा कि हमको जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा हमें उसका हनन हो रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, मतलब वो हमें संरक्षण नहीं दे पा रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है? जा सकता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। ऐसा भी सवाल भी आता है कि किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? क्या कहा जाएगा कि कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया? भारतीय संविधान को सभा के अंगीकृत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बोला जाएगा कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो वो जो मतलब उसको लिखा कब गया अंगीकृत, मतलब अभी वो लागू नहीं हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, और लागू करेगा तो 26 जनवरी 1950 को लागू करेगा। ये बात आपको, जो मुख्य भाग था संविधान का, जो मुख्य भाग है वो कब रिलीज कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे लिखा भी होगा कि और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान में जो मूल रूप से, अच्छा ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट तो याद रखना ही है कि 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था संविधान सभा को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान का कुछ जो मतलब इंपॉर्टेंट जो भाग था वो क्या कर दिया गया था? प्रकाशित किया गया था। और एक बात कि जब वर्तमान में जब संविधान बना था, जिस समय में संविधान बना था, उसमें अनुच्छेद टोटल कितना था? 395 अनुच्छेद था, और अनुसूची जो था वो 8 अनुसूची था, ठीक है, और 22 भाग था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब संविधान बना था, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। और उसके बाद भाग कितना था? कितना भाग में बांटा गया था? 22 भाग में। अब वर्तमान में देखिए क्या है, संशोधन के बाद इनमें बदलाव हुए और अब इनकी संख्या जो है इस तरह है। किस प्रकार है? तो अनुच्छेद का संख्या अगर देखा जाएगा तो ये 395 से बढ़कर कितना हो गया? 448 हो गया। कितना हो गया? पहले था 395, अब कितना हो गया? 448। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है अनुसूची पहले कितना था? अनुसूची था पहले 8, अभी बढ़कर कितना हो गया? ये बढ़कर 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भाग था, पहले 22 भाग था, अब कितना भाग हो गया? 25 भाग हो गया। तो फिर से देख लीजिए, पहले जो था आपको 395 था अनुच्छेद टोटल, अभी कितना हो गया? 448 हो गया। और पहले जो अनुसूची था 8, अभी कितना हो गया टोटल? बढ़कर 12 हो गया। और पहले कितना भाग में बांटा गया था? 22 भाग में, अभी कितना भाग में हो गया? 25 भाग में। तो इतना इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी जगह पूछ सकता है, तो आपको इतना बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, ठीक है। इसमें जो आपको पूछा जाएगा अगर सवाल, 1956 में जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है भाषा था, ठीक है ना। 1956 में जो राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था उसका मुख्य आधार था भाषा। और आपको एक और बात पता होगा कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद ही कर लेना, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो देख लेते हैं हम लोग, इसका इंपॉर्टेंट क्या है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में देश को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि जब सबसे पहले 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था ना, उस समय में सिर्फ 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य, मतलब हो गया कि जिसमें एक मतलब राज्यपाल होगा और मुख्यमंत्री होगा, जो कि वो राज्य को चलाएगा, ठीक है। जो मेन होगा वो राज्य में क्या होगा? मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जो कि राज्य को चलाएगा। लेकिन केंद्र में क्या होता है? केंद्र में डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार उस पर क्या करेगा? अपना कार्रवाई करेगा। जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली जो है केंद्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो उसमें जो है दिल्ली में क्या होगा? सॉरी, दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ हो गया, दमन और दीप हो गया, ये सब जो है डायरेक्ट केंद्र शासित राज्य। इसमें क्या होगा? डायरेक्ट सरकार के द्वारा कोई भी चीज होगा, ठीक है। इसमें जो मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं है, इसमें लेफ्टिनेंट होता है या शायद और कुछ भी होता होगा, ठीक है। लेकिन जो भी राज्य में 2 चीज होगा, या तो उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल होगा, लेकिन केंद्र शासित में डायरेक्ट केंद्र के द्वारा वह चलेगा, ठीक है। सरकार ने नवंबर 1956 में पारित
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। ठीक है, बोला क्या गया था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य में इसको पुनर्गठित किया जाए, लेकिन राज्य कितना में हुआ था, 14 राज्य में और 6 केंद्र शासित राज्य में इसको क्या कर दिया, बांट दिया गया। कब हुआ था ये, 1956 में, आपको याद रख लेना। ठीक है, 1953 में पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है, और 1956 में लागू किया गया था, पारित किया गया था, दोनों में अंतर है, याद रखना आपको। आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? तो ये कैबिनेट मिशन होगा शायद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत में क्या हुआ था, 1946 में अंतरिम सरकार की योजना बनी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। ये याद रखना है कि 1946 जगह आपको इसमें याद रखना है। और कैबिनेट मिशन का योजना कब बना था, 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत की एकता को बनाए रखने और इसे आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। ये जो कैबिनेट मिशन बना है, ये क्यों बना था, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए और इसे आज़ाद कराने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो इसे भेजा गया था। ये क्या था, ये एक योजना बनाया गया था। इस योजना का नेतृत्व भारत के राज्य सचिव सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसका नेतृत्व जो है, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो भारत के जो राज्य सचिव है जिसका नाम सर पैथिक लॉरेंस था, वो कर रहा था। इस मिशन में बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें ये बोर्ड ऑफ ट्रेड कौन था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का जो अध्यक्ष था कौन था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और नौसेना विभाग के प्रथम लॉर्ड अलेक्जेंडर भी शामिल थे। ठीक है, अगर आपको ये पूछ देगा कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ क्या बोलते हो, कुछ बातों पर प्रकाश डालें या ऐसे करके कुछ बोल देगा कैबिनेट मिशन के बारे में, तो इतना आपको लिखना है। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी सिफारिश पेश की थी। याद रखना है डेट कि कैबिनेट मिशन ने कब अपनी सिफारिश पेश की, 16 मई 1946 को। इस मिशन ने अविभाजित भारत की सिफारिश की और मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। ये जो है कैबिनेट मिशन, इसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान जो है अलग, आपको पता है कि पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहता था। कुछ लोगों का ये मानना था कि हम लोग कुछ मुस्लिम जो यहाँ मतलब संतुष्ट नहीं, हमको अलग देश चाहिए। तो ये जो कैबिनेट मिशन बना, योजना बना, इसमें जो क्या किया गया था कि भारत को जो टुकड़ा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका क्या कहना था कि भारत को टुकड़ा नहीं किया जाएगा। और ये जो सिफारिश किया गया था कि हमें जो अलग से पाकिस्तान चाहिए, उसको भी टुकड़ा दिया गया था। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, लेकिन फिर अंत में क्या हुआ आपको पता ही है, अंतिम में पाकिस्तान देश को बनाना ही पड़ा। इस मिशन ने प्रस्तावित किया कि आंतरिक कैबिनेट के सभी सदस्य भारतीय होंगे। और ये देख लीजिए, भारत के लिए जब कुछ हो रहा है, भारत के लिए जो मिशन हो रहा है, उसमें स्वाभाविक बात है कि भारत का ही लोगों को उसमें रखना उचित होगा। ठीक है, लेकिन कुछ अंग्रेज भी था, ये सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि भारत के लिए जब कुछ बन रहा है तो उसमें भारत का मतलब जो भी आदमी जो मेन है, जो भी ज्ञाता है, जो भी संविधान का, उसको रखना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ अंग्रेज भी था, उसमें अंग्रेज को फायदा भी था, इसलिए वो ऐसा किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, पहला आम चुनाव, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ये सवाल भी पूछा है बहुत बार। उसके बाद देखते हैं इसमें डिटेल थोड़ा सा। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुआ था। ठीक है, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला राष्ट्रीय आम चुनाव था। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय आम चुनाव कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1952। शुरू कब से हुआ था, 25 अक्टूबर 1951 से कब तक चला, 21 फरवरी 1952 तक। ठीक है, ये आम चुनाव चला था। और भारत जब स्वतंत्र हुआ था, जैसे भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद जो आम चुनाव हुआ था, सबसे पहला आम चुनाव यही था। ठीक है, मतदाताओं ने भारत की संसद के निचले सदन पहली लोकसभा के 289 सदस्यों को चुना था। तो पहला बार जो लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था, कितना था, 289। ये भी सवाल कितना है, 284 था, सॉरी 489। देखिए बार बार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, लिखा तो सही रहता है। ठीक है, लिखा तो सही होता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में पता नहीं दिमाग कहाँ चल गया आजकल। थोड़ा सा प्रोटीन लेना पड़ेगा, देखते हैं फिर भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, यही बोलेंगे। ठीक है, तो पहली बार जो लोकसभा का जो सदस्य था, टोटल कितना था, 489 था। आपको इसमें याद रख लेना ये बात। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं जानकारी। इसमें क्या है, यह पार्टी जो है भारतीय क्या नाम था इसका, भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है। यह पार्टी 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में स्थापित हुई थी। जगह कौन सा है, दिल्ली, और 1977 तक अस्तित्व में रही। इसके 3 संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो मेन रोल था इसका, इसलिए इसका नाम भी है कि भारतीय जनसंघ का जो संस्थापक इसी को माना जाता है। डॉक्टर प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। इसमें मेन रोल इसी का था, इसलिए इसी का नाम है, ठीक है। इतना आपको याद रख लेना है इसमें। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको अभी तुरंत बताएं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर पूछेगा कब अंगीकृत किया गया, तब क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को। याद रखना ये बात, आपको यहाँ दिया है 26 नवंबर ये अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत, ये लागू किया गया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। क्या है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, मतलब अंगीकृत किया गया था, ठीक है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, ठीक है। जो कुछ था 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में शुरुआत में 389 सदस्य थे। सबसे पहले जो भारत का संविधान बना कितना सदस्य था, 489 होगा, 389 सही है ना। अच्छा, भारत के संविधान में के सभा में शुरुआत में जो है 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। देख लीजिए, भारत का संविधान बन रहा है, इसमें ब्रिटिश प्रांत का जो सदस्य था 292 हो गया, और 4 चीफ कमिश्नर थे। 93 सदस्य देशी रियासत, मतलब हमारा जो भारत का संविधान बन रहा है इसमें कि सिर्फ 389 में 93 सदस्य भारत का है, ठीक है। बाकी देख लीजिए क्या है, तो किस हिसाब से बना होगा। देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इनमें से 229 सदस्य जो है वो अंग्रेज का ही होगा, अंग्रेजी मतलब प्रांत का ही होगा, ठीक है। और 12 भारतीय प्रांतों से जुड़े हुए थे, और 70 सदस्य और 29 रियासत से मनोनीत थे, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये याद रख लेना, ठीक है, कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, ठीक है। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोनों सवाल पूछता है कि भारत का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का जो संविधान का अस्थायी अध्यक्ष है उसको बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, उसको आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है। तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसमें, केरल जो है क्या होगा इसमें सबसे पहले गैर कांग्रेसी, मतलब बिना किसी, गैर कांग्रेसी का मतलब होता है कि कांग्रेस का सरकार नहीं था वो, ठीक है, मतलब और किसी पार्टी का होगा, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले कांग्रेस का ही शासन चला है भारत पर, हाँ 50 साल तक रहा है, ठीक है। एओ हुम के द्वारा बनाया गया था। तो केरल में जो है गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले बनी थी भारत में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में 1957 में बनी थी। अगर याद रखना है डेट तो याद कर लीजिए। यह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई गई थी। आपको बताया ना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं था, ये कम्युनिस्ट पार्टी। सबसे पहला जो पूछा जाएगा कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो केरल में बनी थी किस पार्टी से थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी से थी, ठीक ना। यह भारत की पहली तथा विश्व की दूसरी कम्युनिस्ट सरकार थी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी, मतलब लोगों के द्वारा ऐसे चुना गया था। आपको पता होगा कि जो कांग्रेस का जो पहला प्रधानमंत्री हो या जो भी चुना गया, तो वो जो है लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था, ठीक है। वो एक तरह से समझ लीजिए, ऐसे तो आम चुनाव कराया गया था, सही मायने में आम चुनाव हुआ था, लेकिन उसका सही रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। वो जबरदस्ती अपने हिसाब से अंग्रेज जो है उसको बैठा गया उस पद पर, ठीक है। तो जो पहली बार जो चुना गया तो वो कौन सा था, कम्युनिस्ट पार्टी था। उसके बाद था EMS नंबू, क्या लिखा हुआ,
नंबूदरीपाद ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। केरल में है, ये केरल का सबसे पहला मुख्यमंत्री हो गया आपको, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला बार चुना गया था, तो सबसे पहला चीफ मिनिस्टर अगर बोला जाएगा केरल का तो यही आएगा, ठीक है ना, याद रखना आपको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा था? ये हो गया आपको अमेरिका और दूसरा हो गया सोवियत संघ। आपको भी पता है कि जब पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध हुआ है तो दो अलग अलग गुटों में बंट गया था। पहला था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, जिसमें कि रूस भी रहा था उसमें, सोवियत संघ में, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम लोग कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट, पूंजीवादी मतलब जो भी रुपया पैसा, जो भी धनी, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा था, ठीक है, वो गुट ने उत्तरी अल्टार्कटिक संधि संगठन, जिसको नाटो बोला जाता है, देख लीजिए नाटो का क्या होता है, नाटो का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो उत्तरी अल्टार्कटिक संधि संगठन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका के द्वारा की गई थी। और यही नाटो के चलते आज जो है यूक्रेन जो बर्बाद हो रहा है, रूस के साथ उसका युद्ध हो रहा है ना, तो उसी के साथ ये बर्बाद हो गया, ठीक है। वहीं सोवियत संघ के नेतृत्व में 8 समाजवादी देशों ने वार्सा संधि का गठन किया था। ये किया था आपको रूस वाला, ठीक है, ये हो गया आपको रूस वाला, और ये हो गया आपको अमेरिका वाला, ठीक है। तो अमेरिका क्या किया था? अमेरिका आपको नाटो का स्थापना किया, और ये सोवियत संघ जो रूस है वो 8 समाजवादी देश का जो देश ने वार्सा संधि का जो क्या किया था, संगठन किया था। उसके बाद इस पर हस्ताक्षर भी किया। शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1945 में हुई थी, और यह 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, ठीक है। इतना फैक्ट आपको इसमें याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा 1949 ईस्वी में, ठीक है। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 1949 ईस्वी में, और इसका प्रमुख देश कौन था? अमेरिका, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाता है, उसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, होता है कभी कभी। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उत्तरी अल्टार्कटिक संधि संगठन, अभी बोले तुरंत, ये जो नाटो का क्या है, ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, कि नींव आधिकारिक तौर पर 4 अप्रैल 1949 को, यहाँ दिया हुआ 1949, और वहाँ पर हम 1945 बोल देते थे, ठीक है, गलती हो गया था, उसको देख लेना आपको। तो 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अल्टार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ रखी गई, जिसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वाशिंगटन संधि बोलो या उसके बाद नाटो बोलो, ठीक है। नाटो की स्थापना के समय 12 देश थे। जिस समय नाटो का जो स्थापना हुआ था ना, नाटो जिस समय बना था उस समय में टोटल कितना देश था? टोटल 12 देश था, और वर्तमान में फिलहाल में जो है 32 देश इसमें शामिल हो गया, ठीक है। शुरू में 12 था, अब इसमें 32 देश हो गया। और नाटो का एक सिद्धांत है कि अगर 32 में से किसी भी एक देश पर अगर कोई हमला करेगा, कोई भी अदर देश, तो 32 देश जो एक साथ मिलकर उस पर हमला करेगा, ठीक है ना। इसीलिए जो यूक्रेन जो इसलिए जो है नाटो में शामिल होना चाहता है, ठीक है, ताकि वो जो है किसके साथ मिल जाए? अमेरिका के साथ। मतलब नाटो में मिलने का मतलब क्या हुआ? अगर नाटो में मिल रहा है, अगर ये नाटो में मिल रहा है, इसका मतलब अमेरिका में मिल रहा है, ठीक है, तो फिर से ये अलग हो जाएगा। ये हो गया आपको अमेरिका वाला पार्ट में, और उसके रूस जो सोवियत संघ हो जाएगा। फिर से विश्व युद्ध अगर होता है तो यूक्रेन इसके साथ में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? सीटो और सेंटो जो है सैनिक संगठन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सैनिक गठबंधन था सीटो और सेंटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, जिसको सीटो बोला जाता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन, इसको सेंटो बोला जाता है, ठीक है। युद्ध उत्तर मतलब युद्ध काल के बाद में जो है साम्यवादी आक्रमण और षड्यंत्र से सदस्य देशों को बचाने के लिए बनाए गए संगठन है, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया था? कि साम्यवादी आक्रमण हो या षड्यंत्र रूप से कोई भी देश अगर इस पर हमला करना चाहे तो उसके लिए सीटो और सेंटो बनाया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया संधि, जिसको कि सीटो बोला जाता है। इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं कि शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए साल 1954 में मनीला संधि के तहत गठित किया गया था। कौन सा? ये सीटो को गठित किया गया था। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवादी के फैलाव को रोकना था तथा सीटो 1955 से 1977 तक अस्तित्व में रहा, ठीक है। इतना दिन तक जो वो अपने अस्तित्व में रहा और अपना जो भी उसका काम था उसको निभाया बखूबी। उसके बाद केंद्रीय संधि संगठन, जिसको कि सेंटो बोला जाता है। इसका मकसद क्या था, क्यों बनाया गया था? तो युद्ध के दौरान जो युद्ध समय में साम्यवादी आक्रमण और षड्यंत्र से
सदस्य देशों को बचाने के लिए इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, तो दोनों जो है एक तरह से बाहरी आक्रमण को बचाने के लिए किया गया था इसका निर्माण। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है हमारा कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। ये जो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 25 जो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25 देश जो है गुट निरपेक्षता आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देश ने क्या किया था, भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन में कुल जो है 25 देश ने भाग लिया था। ठीक है ना, कितना देश, 25 देश। यह सम्मेलन सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया, ये जो देश है इसमें जो यूगोस्लाविया का जो बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, आपको याद रखना है इसमें 25 सदस्य ने भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा इसमें सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। सोवियत संघ जो वार्सा संधि ना, ऑप्शन नंबर डी जो इसमें हमारा सही है, वार्सा संधि का जो है एक गुट बनाया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। सोवियत संघ ने वार्सा संधि संगठन, ठीक है, का नाम सैनिक गुट बनाया था। वार्सा संगठन नाम का एक सैनिक गुट बनाया था। यह संगठन सोवियत संघ मतलब रूस, जब भी सोवियत संघ का नाम आए तो रूस समझ लेना। तो यह संगठन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कई देशों के बीच 14 मई 1955 को बना था। ठीक है, यह संगठन नाटो के जवाब में बना था। आपको पता है कि नाटो किस लिए बना था, अमेरिका के साथ में रहने के लिए, और ये जो बनाया गया आपको, ये सोवियत संघ जो वार्सा संधि जो बना था, सैनिक का गुट बना था, ये आपको नाटो का जो देश है जिसमें कि वर्तमान में 32 देश है, ठीक है, इसको जवाब देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, शुरू में 12 था, लास्ट में 32 हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित है। क्यूबा का जो मिसाइल संकट है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। इसका डिटेल थोड़ा ही है। क्यूबा मिसाइल संकट जो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा जो मिसाइल संकट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को लेकर हुए टकराव से जुड़ा था। यह टकराव शीत युद्ध के दौरान हुआ था। शीत युद्ध मतलब क्या होता है, सिर्फ वाक द्वारा युद्ध होगा। इसमें कोई जो है कोई भी सैनिक उसमें युद्ध नहीं लड़ता है। ठीक है, मतलब सिर्फ आमने सामने से युद्ध नहीं होता, बात द्वारा इसमें युद्ध होगा, उसी को शीत युद्ध बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, सोवियत संघ का जो है विघटन जो है वो कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन ऑप्शन नंबर 1991 जो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ के तात्कालिक राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव जो वर्तमान में था उस समय में, ठीक है, 1991 ने क्रेमलिन से देश को संबोधित करते हुए कहा कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति के तौर पर मैं अपना काम बंद कर रहा हूँ। ये बात उस समय ये बोला था। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कई कारणों से हुआ था, जिसमें कि एक मेन कारण इसमें कि मिखाइल गोर्बाचोव की क्या थी, इसमें सुधार नीतियों का शामिल होना था। ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट जो है क्या बोला, अगर इसमें विघटन का जो मेन कारण बोला गया यही था, क्या था, इनमें मिखाइल गोर्बाचोव की सुधार नीतियों का शामिल होना था। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 1900 कितना था देख लीजिएगा आप। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1945 जो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीटेड सवाल है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 29 देशों ने मंजूर किया, इसके बाद यह अस्तित्व में आया था। टोटल कितना देश में इसको मंजूर किया था, 29। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ अलग तथ्य जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये जो है किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कौन किया था, अमेरिका का जो राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है, निभाई थी। इन्होंने ही संगठन का नाम भी रखा था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, शुरू में 51, जिस समय संयुक्त राष्ट्र का क्या हुआ गठन हुआ था उस समय सदस्य की संख्या कितनी थी, 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलहाल 193 सदस्य हैं। आपको ये ऑप्शन याद ही रख लेना, क्या है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत बार पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है, 193 है। इनमें से दक्षिण सूडान 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाली सबसे नया सदस्य, सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया 2011 में किसको जोड़ा गया, सूडान। उसके बाद फिर अभी तक किसी को नहीं जोड़ा गया, इसी को लेकर 193 सदस्य हो गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया ये भी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना 1948 में, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है एक और चीज की स्थापना की जिसको शांति स्थापना बोलते हैं, कब की थी, 1948 में, मतलब अपने से 3 साल के बाद। भारत में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण सदस्य बना था, मतलब जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उसी समय जो भारत इसका सदस्य भी बन गया था, ठीक है ना, पूर्ण सदस्य इसमें बना था। ऑप्शन ये जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो इसका स्थापना हुआ तो इसी समय भारत इसका राष्ट्र बना था, ठीक है। तो लिखा, लेकिन इसमें हमको डॉट है, 30 अक्टूबर होना चाहिए, ठीक है। 30 अक्टूबर 1945 को जो है भारत इसका सदस्य बना था, शायद 5-6 रोज के बाद जो, ठीक है। ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहे, एक बार ऑप्शन में मतलब एक बार कमेंट में जरूर कर दे कि 30 अक्टूबर था या 24 अक्टूबर था, ठीक है ना, कब भारत इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है हमारा, अगला और लास्ट सवाल है, ठीक है। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र कब बना था, मतलब एक तरह से बोला जाए कि नेपाल में जो संवैधानिक राजतंत्र कब तक था ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, सी जो है 2008 तक जो है भारत में नेपाल में जो था राजतंत्र था, ठीक है। 2008 के बाद क्या हो गया था, इसमें नेपाल में भी लोकतंत्र हो गया था। 2008 के बाद लोकतंत्र के हिसाब से ये चलने लगा था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ इसके बारे में कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र 1990 से लेकर 2008 तक रहा, मतलब 1990 से लेकर 2008 तक जो है नेपाल में राजा का शासन था, मतलब राजा उस पर शासन करता था, ठीक है। नेपाल ने 1990 में संविधान अपनाया था जिसमें राजा की शक्तियां और अधिकार थे, सिर्फ राजा ही इस पर अधिकार करेगा। 2006 में नेपाल ने राजा की शक्तियां खत्म कर दी और लोकतंत्र को अपनाया था। लोकतंत्र को अपनाने का मतलब ये नहीं कि 2008 तक हुआ, मतलब 6 तक हुआ था, इसका मतलब है कि 2008 तक जो है वो मतलब समाप्त करके 6 तक समाप्त कर दिया और 2008 के बाद जो है लोकतंत्र आने लगा। 2006 तक जो है राजतंत्र था, ठीक है, मतलब 2008 तक राजतंत्र ही था, 2008 के बाद लोकतंत्र हुआ। इसको आपको याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब तक था तो 2008 तक था, ठीक है ना। 2006 को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन लागू कब से हुआ, लोकतंत्र 2008 के बाद ही लागू हुआ, ठीक है। तो इतना आपको याद कर लेना है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा पॉलिटिकल साइंस का, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव वीडियो आने वाला है, जो कि आपको पहले से ही पता है। अगर आप 2-3 वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 सवाल बता रहे हैं तो आपका 15 सवाल उससे कवर हो जाने वाला है, और हर एक सवाल जो रिपीटेड सवाल है वही सवाल मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर से जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो में अच्छा कमेंट आया तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो है अदर सब्जेक्ट का वीडियो बनाने का, या इसी पर अगर बोलिएगा तो इसी पर बनाऊँगा, ठीक है। ओके, इतना ही, मैं वीडियो को इतना भी बोल के समाप्त करता हूँ। थैंक यू।